ये रोहतक की सीट है जी। 3 बजे मतलब बत्रा साहब जो हैं उनका जीत का उसके ऊपर वेबसाइट पे डाल दिया और 11 बजे तक रहा, घोषित नहीं कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं, उनका किस तरीके से अब ये सेटल होएगा। फलाने ने फलाने की मरोड़ काट दी, उसने उसकी काट दी, मरोड़ काटने का नहीं है इलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और मेरे आज के स्पेशल गेस्ट हैं सीपीएम के नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। सर, अभी हमने विधानसभा चुनाव 2020 का जो परिणाम आया उसके बाद बहुत सारे एनालिसिस आए सामने आए, अच्छी बात है, विमर्श एक अच्छी बात है, लेकिन जो एक चिंताजनक बात सामने निकल के आ रही है कि पार्टी एक हारी है एक जीती है और डेमोक्रेसी में यही होता आया है। एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं किसी और से हो, जीत कोई दूसरी गई हो, पर ये तो हरदम ही होता है। जीतने वाले के पास अपने कारण होते हैं, हारने वाले के पास भी अपने फेलियर्स के रीजंस होते हैं। लेकिन जो चिंता वाली बात सामने निकल के आ रही है कि अब जीतने वाले हारने वाले को डिमोनाइज कर रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से ये सही ट्रेंड है? क्या ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से चिंता वाली बात नहीं है? ये आप सही कह रहे हैं कि जो विश्लेषण वगैरह हुए उसमें सबसे बड़ी बात उभर के ये आई कि ये अप्रत्याशित था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये परिणाम आएंगे जो कि आए हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ पर्दे के पीछे ऐसा था जो घटित जरूर हो रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था, एक बात। नंबर 2, चुनाव केवल मात्र कुछ नेताओं के हारने और जीतने का नहीं था और केवल पार्टियों के भी हारने और जीतने का नहीं था। ये ठीक है, पार्टियां और पार्टियों के नेता महत्वपूर्ण किरदार होते हैं चुनाव में, यानी एक्टर्स वो हैं जरूर, स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन लोकतंत्र और चुनाव में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जनता, यानी मतदाता। वो एक नेता हार रहा है एक जीत रहा है, एक पार्टी हार रही है एक जीत रही है, लेकिन जनता तमाशबीन नहीं होती। वो कोई तालियां बजाने वाला रोल नहीं होता है उनका। ये जो नेताओं और पार्टियों के इर्द गिर्द सारी बहस को ला के खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है लोगों के जो स्टेक हैं जनता के। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विमर्श जो है मीडिया के अंदर वो ये हो रहा है कि किस जाति के कितने प्रतिशत वोट कहाँ चले गए और कितना वोट किधर खिसक गया फला फला लीडर की वजह से, और उस फला फला की जाति क्या थी। और ये और भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि हाल के जो मतदान हुआ 5 को, 5 से पहले के जो 3-4 दिन हैं उनके अखबारों में अगर विज्ञापन देखे जाएं तो एक जाति विशेष को एक हवा की तरह से पेश किया गया, यह आने वाला है और आ गया तो आपका क्या होगा, ये देखो तब क्या हुआ था और ये देखो तब क्या हुआ था। वो उसमें 2016 का तस्वीरें हैं, डराने की कोशिश हो रही है, उसको पैनिक क्रिएट कर दो कि कुछ तुम तो क्या सोच रहे हो, वोट डालने की बहुत उथल पुथल होने वाली है, जैसे उसका अस्तित्व खतरे में दिखा दो, मतलब लोगों का। ये दुख की बात है कि उसके आसपास मतलब ये हुआ था। वो विज्ञापन आप उठा के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुरूप भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जाने नहीं चाहिए थे, इस प्रकार का प्रचार आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किया गया। मैं 2 आंकड़े आपको बताता हूं क्योंकि आंकड़ों की बात लोग करते हैं, तो एक आंकड़ा हम भी बताते हैं। जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं, उनको भी डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये बताइए, जो बीजेपी को वोट शेयर मिला, कांग्रेस को वोट शेयर मिला, उनका अंतर है 0.60। 0.60 ऐसा कौन सा लेंस ग्राउंड रिपोर्टर के पास होता है, एग्जिट पोल वालों के पास होता है कि इतना बारीक जो है वो देख करके बता दें। 2019 में कांग्रेस को मिला
28% वोट शेयर। अब 39 पॉइंट जितना भी मिला, क्लोज टू 40 मान लीजिए आप। अगर एक पार्टी 28 से उठ करके 39 पॉइंट समथिंग जा रही है और दूसरी पार्टी शायद 36 37 के करीब सिर्फ 2-3% ही इम्प्रूव कर रही है, अब आप मुझे बताइए कि क्या ग्राउंड रिपोर्टर गलत थे, क्या एग्जिट पोल वालों का गलत था? जो आप यूट्यूबर्स को जो ट्रोल करने की और डेमनाइज करने की बात कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि पूरे चुनाव के रुझान और उसके मुद्दे वो यही दिखा रहे थे कि लोगों में असंतोष है, क्रोध है, रोष है भाजपा सरकार के खिलाफ। इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तो आज भी खड़ा है। वो आज भी खड़ा है क्योंकि किसी में खुशी नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन गई। इसका मतलब साफ है कि जो बीजेपी की तरफ वोट शेयर शिफ्ट हुआ होगा, उसके कारण उसके आजीविका से जुड़े हुए सवाल नहीं थे और वो एक किसी खास तरीके का आप कह सकते हो क्षणिक रूप में एक काल्पनिक नैरेटिव बिल्डअप करके और उसको उस तरफ धकेला गया जो जाहिर दिखाई देना भी नहीं था। तो मैं कोई मीडिया की उस तरीके से इसमें गलती नहीं मानता और वो केवल लोकल मीडिया और यूट्यूबर का सवाल नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज तक, नेशनल चैनल्स हैं, बड़े से बड़े सर्वे यहाँ पे हो रहे थे, उन्होंने भी आकलन यही निकाला था कि बदलाव होने जा रहा है और बदलाव में बीजेपी की सरकार हटेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जो बीच की जो चीज़ थी उसको ढकने के लिए जो आप कह सकते हो जो तिकड़म की गई मतलब उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव यानी एक कथन और आख्यान ऐसा खड़ा किया जा रहा है जैसे ये जैसे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जैसे एक पॉपुलर मैंडेट बीजेपी को मिल गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि दोनों को अगर मिला लें तो 0.6% का, क्योंकि भिवानी का भी आप जोड़ लें कांग्रेस वाले में तो 0.6 यानी बराबर बराबर हो गए। लेकिन बराबर होते हुए वोट सीट की जो संख्या है वो 11 बन गई, तो संगति तो नहीं है, वोट प्रतिशत में और सीटों की संख्या में संगति नहीं है। ये हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसका एक दोष है जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जो बस जो एक वोट भी आगे निकल गया और 10-20 सीटों के ऊपर अगर 1500 के डिफरेंस से आप जीत गए तो आपकी बहुत ज़्यादा सीट आ जाएंगी। लेकिन इसके मुकाबले में हम भी शुरू से चाहते रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व उसको कहते हैं। उसमें ये होता है कि जितने प्रतिशत वोट जिस पार्टी को मिलते हैं उसके उतने प्रतिशत उम्मीदवार जो वो नॉमिनेट हो जाते हैं, उनकी सूची पार्टी को पहले ही जारी करनी पड़ती है कि अगर हमें 25% वोट मिलते हैं तो हमारे ये उम्मीदवार ऊपर के 25% आ जाएंगे। और उसमें दो तरफी ये यूरोप में आमतौर पे जहाँ संसदीय जनतंत्र थोड़ा हमारे से बेहतर है, मतलब एक तरह से वहाँ है ये अभी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज मोर डेमोक्रेटिक इन इट्स आउटलुक। दूसरा आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 90 सीटों पर कांग्रेस को इंक्लूडिंग भिवानी सीट जो सीपीएम के पास थी 55 लाख वोट मिले, क्लोज टू 55 लाख। अब जो बीजेपी या जो पीपल इन पावर जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन 55 लाख को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 55 लाख लोगों की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं, भूल रहे हैं 3 उंगली उनकी तरफ है। की तरफ भी ये सिर्फ एक जाति विशेष की बात नहीं है, ये तो आंकड़े की बात है। 55 लाख। अब आप ये मानिए, ये सोचना चाहिए बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट को कि आप 55 लाख के ऊपर दोष जो ना मंड रहे हो, और 55 लाख का आंकड़ा कितना बड़ा होता है। अगर सर चुनाव से पहले आप जाति विशेष भी मान लीजिए और भी मान लीजिए, वो बीजेपी को अगर गलत ठहरा रहे थे उसके पीछे वो कारण गिना रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर का आंदोलन हो, महंगाई एक कारण हो, लॉ एंड ऑर्डर एक कारण हो। तो सरकार होती किस लिए? अगर इन मुद्दों को सॉल्व नहीं करेगी तो फिर सरकार नाम की चीज़ की ज़रूरत क्या है? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात देखिए
बीजेपी का जो वोट है वो 39.9 है, ठीक है। आप उसको थोड़ा बढ़ा के 40 कर 40 मान लो, चलो। ठीक है, 40 उसने ले लिए, 60 तो उसके खिलाफ है ना। 60% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और उसके विरुद्ध वोट दिया। अब वो विरुद्ध वाले में कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं, आप एक बार उसमें नहीं जा रहे, लेकिन ये साफ बात है कि वो संतुष्ट नहीं है बीजेपी की सरकार से। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कोई खुशी की लहर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, परंतु बीजेपी की कोशिश ये है कि उसको खुशी की लहर में बदल दे। फिर ये जो 55 लाख वोटों को जिसका आप कह रहे हैं वो राक्षसीकरण करने की कोशिश है, उसमें एक कोशिश ये भी है कि वास्तविक मुद्दों को दबा दिया जाए और इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि ये कुछ विलन ऐसे थे जिनकी वजह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब विलन कौन है? एक मुख्य विपक्षी पार्टी देश में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल। अब वो विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और आज अगर मान लो वो हरियाणा में 0.6% के फर्क से आगे पीछे हो भी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कोई चुनौती नहीं है देश में बीजेपी के लिए। और उस चुनौती को टालने के चक्कर में एक नारा ये दिया करते थे, आपको ध्यान होगा, वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ और वो जो चुनाव लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो आए उसने दिखा दिया कि 400 प्लस कुछ नहीं है, बकवासबाजी थी और वो 240 पे अटका दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर मेरे को ये लग रहा है जो वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था, अब वो विपक्ष मुक्त हरियाणा चाहते हैं और वो तभी संभव है जब आप मुख्य विपक्षी पार्टी को मतलब विलन बना दें और उसके वोटरों को भी बना दें। मतलब जो वोटर जाति के नाम पर 55 लाख बताया ना आपको, आपने 55, वो केवल एक जाति के नहीं, मैं वही कर रहा हूँ ना, 55 लाख की जाति को हो ही नहीं सकते। पर वो पेश ये कर रहे हैं कि एक जाति विशेष ने ही इनको वोट दिया है कांग्रेस को और किसी ने भी नहीं दिया, जो कि सत्य नहीं है। वास्तव में आप अगर CSDS के आंकड़े देखेंगे तो वो उसके अंदर ये बात भी स्पष्ट है कि अब हमारी विडंबना ये है कि जातीय आंकड़ों पे बहस करनी पड़ रही है और जातीय समीकरण के इर्द गिर्द सारी बहस घूम जाए और वर्गीय जो समीकरण है उनकी उपेक्षा कर दी जाए तो कुल मिला के निष्कर्ष भी उतने अच्छे नहीं निकलते। लेकिन चलो हमारे सामने एक जो सवाल है, तो जाट समुदाय जो है उसने 53% वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है और बाकी वोट मतलब बीजेपी को और अन्य लोगों को भी, अदर्स को भी, जिसमें ऐसे भी विद्रोही उम्मीदवार खड़े थे जिनको विशुद्ध रूप से ही जाट समुदाय का वोट गया है और अच्छे खासे संख्या में गया है, जिससे वो सीटें बीजेपी ने जीत ली और बीजेपी उन विद्रोही उम्मीदवारों को बहुत क्लोजली सपोर्ट दे रही थी और उसने किसको बिठाना है और किसको खड़े रखना है ये बाकायदा सीट टू सीट एक रणनीति की तरह से मतलब वो किया गया, जिसको हम ये कह रहे हैं कि एक मैनिपुलेशन है। और अगर आप ये समझें कि उसी को बहुत बड़ी खूबी माना जाए किसी पार्टी को, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप अन्य में देखें तो मतलब दलित यानी शेड्यूल कास्ट लगा लो, चलो शेड्यूल कास्ट A और B कैटेगरी के रूप में हमारे सामने है, पहले भी था हरियाणा के अंदर, लेकिन जो A कैटेगरी है जिसको आजकल मतलब जाटव भी कह देते हैं, तो उस बरादरी के 50% वोट अभी भी कांग्रेस को आए हैं। रविदासी समाज, यह रविदासी समाज 50% अभी भी आया है। 50 जो अन्य गया है उसमें भी पूरा बीजेपी को नहीं गया, बीजेपी को दूसरा कुछ BSP वगैरह और इंडिपेंडेंट्स को भी गया होगा निश्चित रूप से। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो आदेश नहीं है, वो एक निर्णय ये है कि राज्य सरकारें वर्गीकरण कर सकती हैं A और B कैटेगरी में या C कैटेगरी में, जैसा भी उनको लगे। लेकिन बड़ी शर्त लेकिन क्या है उसमें, वो कहते हैं कि समुदायों की जो प्रतिनिधित्व है भिन्न भिन्न जाति समुदायों का शेड्यूल कास्ट के अंदर, उसका सघन अध्ययन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, उसके बाद
वो कर सकती हैं अगर चाहे तो, ठीक बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है उस तरीके की, लेकिन क्या यहाँ पे सघन अध्ययन किया गया? नहीं किया गया। 2 दिन में एक कमीशन बना के 2 दिन में उससे रिपोर्ट ले ली और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश, कि भाई हम 2 कैटेगरी बना देंगे, मतलब, और 10-10% उसका वो चला जाएगा। अब दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर तरीके से उसको करते, जस्टिफाई करते, लोगों के सामने ले जाते। इसमें एक दिक्कत ये भी आई, कुछ नेताओं ने ये जो रविदासिया बरादरी है उसको सड़कों पे उतार दिया इस निर्णय के खिलाफ, जिसकी वजह से वो एक विभाजन जो है उसने निश्चित तौर पे प्रभाव डाला होगा पार्लियामेंट इलेक्शन के मुकाबले। आप इसको तिकड़म नहीं तो क्या कहेंगे, एक बहस होने दो, क्या दिक्कत है लोकतंत्र में? सभी की सुनिए आप। जिन बिरादरियों को ये लग रहा है हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, हमें कम मिल रहा है, उनसे बातचीत की जानी चाहिए और उनको एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा ना करें ना। अब हमारे यहाँ ना एक चुटकुला सुनाया जाता था जब ये रिजर्वेशन का आंदोलन था, कि बस के अंदर 2 सवारी लड़ पड़ी आपस में। एक तो शीशा खोल रहा था और एक बंद कर रहा था, मारपिटाई हो गई। कंडक्टर ने बस रुकवा ली, सिटी मार के बोला क्या हो रहा है भाई? वो बोला ये खोल रहा है शीशा, मेरे को सर्दी लग रही है। वो बोला मैं तो, बोला मेरे को गर्मी लग रही है इसलिए खोल रहा हूँ। ओ बोला खसम इसमें शीशा तो है नहीं, फ्रेम है जिसके ऊपर तुम इतना झगड़ा कर रहे हो। नौकरियां कहाँ हैं पहले तो ये बताया जाए। और ये जो मतलब निजीकरण हो रहा है और जो कच्ची नौकरियों लगने की जो नीति है, उस नीति के खिलाफ यूनिटी करके ही तो आप लड़ सकते हो ना, विभाजन करके तो नहीं लड़ सकते ना। लेकिन इस पे एक विभाजन हो रहा है जिसके ऊपर बार बार ये बात सोचनी पड़ेगी। एक बड़ा कारण सर ये भी है कि विपक्ष मुक्त भारत की जो बात की, विपक्ष मुक्त हरियाणा, विपक्ष का काम होता है लोगों के मुद्दे उठाना। यूट्यूबर्स का काम भी यही है, पत्रकारों का काम भी यही है। अभी जाकिर नायक एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अभी बड़ी रिसेंट घटना है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर, उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जो यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा है ना वो हराम है। उसके बाद पाकिस्तान में यूट्यूबर्स ने जो बैंड बजाई है जाकिर नायक की, स्कॉलर की, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे यहाँ पहले ही रोज़गार नहीं है, मुश्किल से कोई रोज़गार मिला है, उसी को तुमने हराम बता दिया। उसके बाद जो जाकिर नायक की क्लास लगाई है उन्होंने, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो आपने रोज़गार की बात की कि कांग्रेस भी 2 लाख नौकरियाँ देने जा रही थी, बीजेपी का तो बस कहने ही गया रोजगार के मामले में। विपक्ष मुक्त हरियाणा का पर्पस ये है, या यूट्यूबर्स या एग्जिट पोल या पत्रकारों को चुप करवाने का मतलब ये है कि आप जनता की आवाज़ नहीं बनोगे, क्योंकि सोल्यूशन पे तो काम करना ही नहीं। अगर सोल्यूशन पे आए तो क्यों नहीं। सर आप ही बताइए, जब देवीलाल चुनाव लड़ते थे रोहतक से, आप तो उस समय सारी चीज़ आपकी आंखों के सामने हुई है। उस समय हुड्डा साहब को कौन वोट देता था? गांव से वोट तो नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, देवीलाल साहब जैसे रिटायर हुए तो अडेप्ट किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो आज गांव वाले कितना उनके साथ फॉलोइंग है। आज जो हुड्डा इस चुनाव में हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको एग्रेरियन कम्युनिटी ने साथ दिया, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी उनका ध्यान रखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों नहीं ऐसा कर सकती? नहीं, अब आप एक बात बताइए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है हमारे यहाँ हरियाणा में, इसको विश्व नहीं कर सकते ना। इट इज़ ए फैक्ट, चाहे वो कैसी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और भूपेंद्र हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, मतलब। तो जैसा भी उन्होंने जो भी आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन में भी समर्थन किया, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, परंतु अब वो जैसी पार्टी है वैसी है, आप उसको भीतर से तो नहीं बदल सकते, उसको कांग्रेस ही भीतर से बदल सकते हैं। अगर उनको जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी भूमिका अदा करनी है, सरवाइव करना है, तो उसमें कहते हैं भाई उसके अंदर ना चुनाव नहीं हो रहे नीचे और गुटबंदी है, मतलब ठीक बात। बीजेपी में भी नहीं हो रहे चुनाव, नड्डा नॉमिनेटेड है, अब एक्सटेंशन के ऊपर है।
ये भी नॉमिनेशन इनके यहाँ होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी में ज़रूर होने चाहिए। हमने खुद महसूस किया कि नीचे जो है पदाधिकारी नहीं है। जब हम उनके वर्कर ढूंढने लगे, भिवानी के अंदर भी गए, तो पता चला कि वर्कर नहीं जी, नेता होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, अब वो जो बच गए वो नेता बच गए। लेकिन मतलब कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल, खड़गे साहब तो इलेक्टेड है ना, चुनाव हुआ था बाकायदा, बिल्कुल, शशि थरूर अपोजिट में खड़े थे, शशि थरूर हारे थे और नड्डा के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं हुआ, नॉमिनेटेड है मतलब। परंतु कांग्रेस के भीतर की प्रणालियों को कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, पर करना तो ये काम होने, और उनको बहुत गंभीर समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि आज कांग्रेस के भीतर बगावत हो जाए तो विपक्षी पार्टी खत्म हो जाए। अब मतलब एक गालिब का शेर है, ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। अब ये कांग्रेस होने और ना होने का मतलब ये है कि वो ना होती या ना होगी तो ये होगा कि विपक्ष मुक्त हरियाणा वो जो बनाना चाहती है बीजेपी, वही बन जाएगा। तो जो आज उस तरीके से बीजेपी के प्रोपगंडा का शिकार हो रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। आप बताइए, 500 रुपये सिलेंडर हो जाना चाहिए था अब तक तो। चलो मतलब 17 के बाद हो जाएगा, हम ये हाँ 17, हाँ 18 तारीख को हो जाना चाहिए। दिवाली पे गिफ्ट दिया जा सकता है। चलो हाँ, दिवाली गिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर ये जो नौकरियों का सवाल है, 2 लाख, उन्होंने 1,80,000 जो कौशल रोजगार वाले थे उनको जिंदगी भर के लिए कच्चा कर दिया कि ऊपर से दिखा दिया हटाएंगे नहीं। ये अलग बात है, मैं ये नहीं कहता, उनको शायद इससे भी संतुष्टि मिल गई होगी कि यार चलो कम से कम इतना तो हुआ कि हटाएंगे, कि मरेंगे नहीं, बस जिए तो नहीं पाएंगे इतने में, हाँ लेकिन मरेंगे नहीं। मतलब कोई नाजायज तौर पर आपको ये कहे कि भी तेरे को मैं 10 डंडे मारूंगा और वो 5 मार दे, तो आप ये नहीं पूछेंगे 5 क्यों मारे, आप सोचेंगे राहत मिली, 5 तो बचे। अब वो ये मांग जो पक्का होने की है उसको आप कितने दिन तक टाल सकेंगे, ये बात तो अल्टीमेटली उनके सामने भी उठेगी। इन्होंने ये कहा चुनाव से पहले कि 24 फसलें ऐसी हैं जिन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदने की कानूनी गारंटी देंगे। अभी तो सरकार भी नहीं बनी। उससे पहले कल आपने पढ़ा होगा कि परसों मुख्यमंत्री खुद और इनके एमएलए मंडियों में गए, धान नहीं बिक रहा और प्रति क्विंटल 200-300 रुपए का घाटा उठा रहा है। किसान सड़कों पे पड़ा है, बर्बादी हो रही है। एक मंडी में जाके सीएम साहब ने 2-3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारी में कोई खोट नहीं होगा, परंतु ये मामूली से कर्मचारियों के का खेल नहीं है, खेल कारपोरेट सेक्टर का है कि वो जो सरकारी खरीद ना होने से कारपोरेट सेक्टर खरीद रहा है धान को, वो लूट मचा रहा है, उसको छिपा के वो कर्मचारियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं दाम पे। ये तो ताज़ा उनकी जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी है, कुल मिलाकर उनकी एक गारंटी। तो ये रियल सवाल हैं, ये लोगों के सामने रहेंगे। अब लेकिन दुख की बात यह है, मैं एक दिन पहले भी बहस में ये कह रहा था कि किसान आंदोलन एक समुदाय का आंदोलन नहीं था, वो पूरी किसानी का था और वो कृषि संकट अभी भी गहरा रहा है, वो दूर नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ कि भाई आपने खट्टर साहब को हटा दिया, उनको आप नहीं हटाते तो लोग ये कहते हैं कि अब बुरी तरीके से वो हार जाते, क्योंकि वो चेहरा शायद अनपॉपुलर हो गया था। और हटा ही नहीं दिया, ये भी कह दिया चुनाव में नज़र नहीं आ जाना चाहिए, कहीं फोटो नहीं छापेगा कोई इनकी, आपके अंदर मंत्री बना रखा है, यहाँ के 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आप अचानक हटा के और दूसरे उसको सामने ला के अगर आप ये कहने लगे कि भाई ये ओबीसी का फेस है, मतलब कोई मुख्यमंत्री जाट है तो वो मतलब जाटों को विशेष लाभ मिलता है क्या? नहीं। अगर कोई ऐसी, मायावती जी कितने बार मुख्यमंत्री बनी यूपी की,
तो क्या वहाँ के जो दलित वर्ग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा हो गया था? ये ठीक है कि बहुत सारे स्टैचू उन्होंने अपने भी लगवा लिए और कई सारे पार्क वार्क बना के, लेकिन वो प्रॉब्लम बेरोजगारी की बड़ी भयंकर रूप से है और सामाजिक न्याय की भी है। और खट्टर साहब से जो नाराजगी थी 9.5 साल, वो तो दूर नहीं हुए ना, खट्टर साहब जो दूर हुए। नहीं, उन्होंने लेकिन एक ये डिसेप्शन जरूर दिया हाँ, कि सामने से हटा के ऐसा उसको एहसास करो। अपने बच्चे जो लड़ पड़ते हैं और छोटे बच्चे को कोई मार देता है और वो रोता हुआ शिकायत करने आपके सामने आता है, तो वो ऐसा करके ना यूं कर देते हैं कि भी जैसे बहुत जोर का मारा है इसको, उसको मारा नहीं हुआ होता वो अपना हाथ आगे अड़ा के बच्चे को लगता है हाँ ठीक, सजा मिल गई उसको। ये कुछ ऐसा ही था। और वो सामने से आके ओबीसीज के बीच में, मुझे नहीं मालूम मतलब वो कितना उसका असर पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा, लेकिन ओबीसीज के जो गुज्जर हैं, अब यादव बड़ा एक ओबीसी कम्युनिटी है, गुज्जरों की मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को पड़ी है। अगर CSDS के हम सर्वे को देखने लगे, यादव भी 25% इधर भी आया है और 65% बीजेपी को पड़ गया। मतलब तो ये सभी ओबीसीज का राज आ गया क्या? एक आदमी अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री है तो ऐसा नहीं होता, परंतु ये एक पिछड़ापन है राजनीति का कि उन जातियों के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको सामने लाके या मंत्री बना के कोशिश की जाती है कि वो संतुष्ट हो जाएं, परंतु ये कहीं कोशिश नहीं होती कि तुम्हारी समस्याओं का हल कैसे होगा, बेरोजगारी का। अब पहलवानों का आंदोलन एक समुदाय का नहीं था, यौन शोषण की समस्या के ऊपर हमारी पहलवान लड़कियों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था, बहुत साहसी कदम था और देश उनके पीछे खड़ा हो गया और उस तरीके से पेश किया। और वो विनेश फोगाट मात्र 6000 वोटों से जीत पाई। लोग ये कह रहे थे कम से कम 50,000 वोटों से जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से जाति आधारित ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक की होगी, लेकिन पूरी तरह वो कर पाए ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु उसका असर जरूर पड़ा है उनके अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि चुनाव के पश्चात जो नैरेटिव और आख्यान जो बनाने की कोशिश हो रही है, लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं, उनका किस तरीके से अब ये सेटल होएगा। फलाने ने फलाने की मरोड़ काट दी, उसने उसकी काट दी, मरोड़ काटने का नहीं है इलेक्शन, समस्याएं दूर करने का था। आप कोई वैकल्पिक, खट्टर साहब को तो हरा दिया, नीतियां बदल दी क्या? अगर नीतियां आपने नहीं बदली हैं तो ये निश्चित बात है कि वो समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं, ना बेरोजगारी की होने वाली, ना सड़कें जो खराब पड़ी हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर की होने वाली है, ना ये सामाजिक न्याय का सवाल हल होने वाला है। तो ये एक परिस्थिति है जिसके अंदर इस चीज़ के ऊपर पर्याप्त रूप से बहस करने की जरूरत लग रही है। और इसके पीछे एक और भी है, जो 2024 में लोकसभा में बीजेपी जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार का नारा दिया था और लोग उससे घबरा गए थे, इसलिए 240 पे उनको अटका दिया गया था। वो जो सेंटिमेंट था लोगों का कि सरकार में तो मोदी चाहिए लेकिन इतना ताकतवर नहीं चाहिए, हरियाणा में भी अगर तीसरी बार बीजेपी आई है और लोगों ने चाहा है इसीलिए आई है, लेकिन बीजेपी को भी आप ऐसा ताकतवर मत बना दो कि वो जनता के जो असली मुद्दे हैं, मूल इश्यूज हैं, उन पर कभी काम ही शुरू ना करे और कभी किसी मुद्दे पर मतलब सिर्फ भटकाने का काम करे। तो कॉमरेड साहब लगभग कुछ चीज़ों पे मैं ज़रूर आखिरी टिप्पणी आपको ये करना चाहता हूँ कि जो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, भाई मान लो इंडिया अलायंस इकट्ठा होता, निश्चित रूप से उसका फायदा होता, और ये चुनाव के लिए ही नहीं था, भविष्य में संघर्ष करने के लिए भी उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अभी भी कांग्रेस पार्टी की बनती है। या मान लो ईवीएम के ऊपर शंका उठ रही है जी, पहले से भी है वो शंका। अगर वो लोग ये कह रहे हैं भाई 99% चार्ज बैटरी पाई गई कुछ मशीनों की और उन्हीं मशीनों में भाजपा का वोट भी ज़्यादा और जिन पे कम पाई गई 70% मान लो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बेहतर, मतलब लोगों ने मशीन दिखाई है, सवाल उठाया है, भाई आप जवाब दीजिए ना। मतलब चुनाव आयोग ऐसे
कांग्रेस के हाईएस्ट लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व जाके वहाँ पे ज्ञापन दे के आया है, तो लोगों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। नहीं इस तरीके से तो विश्वास उठ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को भी ठोस सबूत करके पेश और वो जनता के सामने भी रखना चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। इस तरीके से चुनाव आयोग जो है उसकी जिम्मेदारी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रोहतक की सीट है जी, 3 बजे मतलब बत्रा साहब जो हैं उनका जीत का उसके ऊपर वेबसाइट पे डाल दिया और 11 बजे तक रहा, घोषित नहीं किया। कितनी जनता को इकट्ठे होना पड़ा, तब जाके सर्टिफिकेट दिया। लोहारू की सीट के ऊपर फरटिया वाली 3 बजे वहां पर ऑनलाइन उसके ऊपर डल गया। फरटिया जी के साथ तो जो हुआ है ना, जिस तरीके से हुआ है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी के पुलिस मुखिया की बाकायदा शिकायत की इलेक्शन, जब ये देखा कि पानी सिर के ऊपर से हो गया, मैन हैंडलिंग हो गई, मैन हैंडलिंग हो गई, और भी बहुत कुछ हुआ जो हम रिकॉर्ड पे नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फरटिया जी के साथ जो मतलब जितनी बदतमीजी और जितना लोकतंत्र का मतलब ये मर्डर हुआ एक तरह से। अब ये दो मैं केवल 2 सीटों की चर्चा कर रहा हूँ। ये बदनीयत दिखाती है कि भाई हम धक्के से भी सर्टिफिकेट दूसरे को दे सकते थे। रात करना चाह रहे थे कि लोग छितर बितर हो जाए, दूसरे को सर्टिफिकेट पर। ये बदनीयत है। वास्तव में कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व इसको उस तरीके से नहीं कहा जा सकता। और लोगों को निश्चित तौर पर लामबंद होना पड़ेगा अपने मतलब आजीविका के, रोजी रोटी के सवालों के ऊपर। तो ये थी हमारी एक सार्थक चर्चा इस मुद्दे पर कि लोग चर्चा विश्लेषण सभी सुने, सभी करें, हिस्सा ले, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है ये विश्लेषण हो किस लिए रहे हैं, लोगों का जीवन आसान हो, लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को उनका हक मिले। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से, अपने घर से आप लोगों के लिए काम नहीं करी। आप ही का पैसा आप ही के ऊपर लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग हो। इस सारे विश्लेषण का, सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का लबोलबाब यही है। तो कॉमरेड साहब आपने समय दिया, चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।